नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन सुशांत केस में कानून क्या सही तरीके से काम कर रहा है? क्या मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस सुशांत की मौत में पैसों के खेल से पर्दा नहीं उठा पाई है, जबकि सुशांत के परिवार ने एक वीडियो जारी कर एक बार फिर आरोप लगाया है कि उनके पैसों पर रिया ही ऐश कर रही थी। यही नहीं, सुशांत के परिवार वालों की माने तो रिया की हरकतें जब पकड़ी गईं तो उन्होंने सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। जिंदा दिल सुशांत की मौत पर सस्पेंस बरकरार। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. सुशांत केस की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार। जाएगा भी पता है, उसको पता नहीं चलेगा। या तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के खुद ही बोला मुझे। शीशे में सुशांत की गवाही से सनसनी। सुशांत सिंह राजपूत कितने जिंदा दिल इंसान थे, इसकी बानगी है ये वीडियो। नहीं, सुशांत ने लिखवा रखा है। सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखते थे, इसकी बानगी है ये वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की भगवान में कितनी आस्था थी, इसकी बानगी है ये वीडियो। इन तमाम वीडियो को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत मौत को गले लगा लेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली? हिंदी सिनेमा से हॉलीवुड तक चमक बिखेरने का सपना देखने वाले शख्स ने अपनी जान दे दी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो ईडी की तफ्तीश में अब तक जो सामने आया है, उसमें प्यार, पैसे और धोखे की कहानी से पर्दा उठता नजर आ रहा है। और इसी कहानी से जुड़े 2 वीडियो सुशांत के परिवार वालों ने सार्वजनिक किए हैं। गौर से देखिए ये वीडियो। इसमें सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, सुशांत के जीजा सिद्धार्थ तंवर और सुशांत के नौकर शब्बीर नजर आ रहे हैं। 3 अप्रैल 2019 के इस वीडियो में सुशांत तो नहीं दिख रहे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सुशांत के मुंबई वाले फ्लैट में यह वीडियो बनाया गया। यह वीडियो उस दौरान का है जब सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और उनके पति सिद्धार्थ तंवर मुंबई गए हुए थे। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और सुशांत के जीजा सिद्धार्थ तंवर बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट, जल्दी नाम लो। नाम, इसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको सुशांत की बहन उनके नौकर शब्बीर पर बरस रही हैं। तो शब्बीर ने आखिर ऐसा क्या किया था कि सुशांत का परिवार उन्हें आड़े हाथों ले रहा था? देखिए
ये वीडियो। मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो। आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ। जल्दी से दो, ये 2 मिनट में मैं तुम्हें 1 घंटे से ही बोल रहा हूँ। सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। जाहिर है आपको समझ आ गया होगा कि पूरा मामला दरअसल पैसों से जुड़ा हुआ है। अब माजरा है क्या, आपको समझाते हैं। दरअसल सुशांत की बहन प्रियंका ने सुशांत के स्पॉट बॉय पंकज को काम से हटा दिया था। पंकज ने नौकरी से हटाए जाने के बाद सुशांत के घर खर्च संभाल रहे शब्बीर से बात की। पंकज ने शब्बीर से उसकी सैलरी देने के लिए कहा, जिसके बाद शब्बीर ने सुशांत के अकाउंट से पैसे पंकज के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ये बात जैसे ही सुशांत की बहन प्रियंका को पता चली, वो भड़क गई। वो शब्बीर से ये जानना चाहती थी कि उसने किसके कहने पर पैसे पंकज को दिए। गौर से देखिए, ये वही शब्बीर उर्फ रजत मेवाती है जिससे प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसने किसके कहने पर सुशांत के अकाउंट से पैसे उनके पूर्व स्पॉट बॉय पंकज के खाते में ट्रांसफर किए। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में कहीं भी शब्बीर ने उस शख्स का नाम नहीं लिया जिसके कहने पर उसने पैसे ट्रांसफर किए थे। तो शायद यही वजह है कि अब ईडी ने शब्बीर को पूछताछ के लिए बुलाया। घर के खर्चों से लेकर शूटिंग तक सुशांत के तमाम खर्च संभालने वाला शब्बीर अब कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि उसे करीब से जानने वाले सुशांत के पूर्व ड्राइवर धीरेंद्र यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि शब्बीर उर्फ रजत मेवाती बहुत अच्छा इंसान है। वो रजत बंदा इतना अच्छा काम करता था, इतना अच्छा वो संभालता था, हर एक स्टाफ को खुश रखता था, हर एक का काम करता था बेचारा। यहाँ तक कि उसका जो काम नहीं था वो भी बंदा वो काम करता था। कभी पौना डैम जाते थे, लोनावाला बंगले पे जाते थे सर, जो बेचारे का काम नहीं करता था वो भी वो काम करता था। वो इतना अच्छा बंदा था, उसके जैसा तो मानी मिलेगा ही नहीं आदमी, मैं आपको बता दूं। हाँ, अभी जैसा सारा काम वही संभालता था। 24 घंटा काम कर रहा है। उसका हाथ टूटा है, देखो हाथ में पट्टी बंधी है तो भी बंदा काम करता है। आप देख लो, उसका प्लास्टर लगा है, हाथ में गिर गया था वहाँ। हाँ, पाँचों जो डॉग था ना वो उनका उसको फार्म हाउस पे गिरा दिया था। उसका हाथ टूटा था, मैं गाड़ी में ले आया, मैं उसको प्लास्टर बंधाया, फिर भी वो बेचारा हाथ में पट्टी बांध के आके वो काम करता था। वो धीरेंद्र यादव का बयान अपनी जगह है, लेकिन सुशांत भी इस बात से नाराज थे कि बिना किसी से पूछे शब्बीर उर्फ रजत मेवाती ने उनके अकाउंट से पैसे पंकज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वीडियो में सुशांत तो नजर नहीं आते, लेकिन शीशे में उनकी एक झलक जरूर दिखती है और उनकी आवाज साफ सुनाई देती है। ये जाएगा तो कब तक इसको पता नहीं चलेगा। या मैंने पैसे को छोड़ तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के जाहिर है कोई ना कोई ऐसा था जो सुशांत के बैंक खातों से पैसों की हेराफेरी कर रहा था। लिहाजा उनकी बहन प्रियंका ने इसकी पड़ताल शुरू की। सुशांत के परिवार वालों की माने तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को इस बात की भनक लग गई। उन्हें अंदाजा हो गया कि प्रियंका सुशांत के बेहद करीब हैं और प्रियंका को सुशांत से दूर किए बिना वो उनके पैसों से ऐश नहीं कर सकती। लिहाजा रिया ने एक प्लान बनाया और प्रियंका के खिलाफ सुशांत के कान भरे, जो सुशांत और रिया के व्हाट्सएप चैट में जाहिर हो चुका है। 3 अप्रैल को सुशांत सिंह राजपूत के स्पॉट बॉय पंकज के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर होने के बाद काफी ज्यादा बवाल मचा है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बहन प्रियंका और उनके जियाजी सिद्धार्थ और रिया चक्रवर्ती सुशांत के फार्म हाउस पर छुट्टी मनाने चले जाते हैं। 20 अप्रैल 2019 को रिया सुशांत की बहन प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाती है, जिसके बाद दोनों भाई बहनों के बीच काफी झगड़ा भी होता है और सुशांत सिंह और प्रियंका दोनों भाई बहनों के बीच इसी वजह से 9 महीने तक बातचीत भी पूरी तरह से बंद रहती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या रिया सुशांत के बैंक अकाउंट पर कब्जा करना चाहती थी? क्या रिया सुशांत के पैसों से ऐश करना चाहती थी? क्या रिया ने जानबूझकर प्रियंका के खिलाफ सुशांत को भड़काया?
इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे तो सुशांत केस की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। सुशांत के मौत में प्यार, पैसे और धोखे की कहानी का पर्दाफाश हो सकता है। रिया चक्रवर्ती का सुशांत केस से क्या ताल्लुक है, यह सबको पता है। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने आरोपी भी बना रखा है। मुंबई पुलिस की तफ्तीश में भी रिया शक के दायरे में है। लेकिन इन सब के बीच इस केस की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। अब ईडी आरोप लगा रही है कि मुंबई पुलिस उसे जांच के लिए सुशांत का फोन नहीं दे रही, जबकि रिया और उनके भाई शोविक से मिली जानकारियों को पुख्ता करने के लिए उन्हें सुशांत के फोन की जरूरत है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस मामले में जानबूझकर लीपापोती हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा? डायरी में बाद में पता चला कि कुछ छेड़छाड़ किया गया, कुछ पन्नों को फाड़ा गया है। पुलिस के ऊपर विश्वास रखो, इतना मैं कहता हूँ। अगर मुंबई पुलिस से आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो आप सीबीआई का दरवाजा खटखटाए। सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या नहीं? सुशांत केस की तफ्तीश में ईडी को अहम सुराग हाथ लगे या नहीं? सुशांत केस में मुंबई पुलिस को अब तक की पड़ताल में क्या हासिल हुआ? मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? सुशांत की मौत पर सियासत क्यों हो रही है? सवाल तमाम हैं और जवाब नदारद। सुशांत की मौत अब भी एक पहेली बनी हुई है। सुशांत मामले में तफ्तीश 2 कदम आगे बढ़ती है और 4 कदम पीछे लौटती नजर आती है। रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार, सुशांत का स्टाफ, सुशांत का परिवार, पूछताछ सबसे हुई। पैसे से लेकर जादू टोने और भूत प्रेत तक की थ्योरी सामने आई, लेकिन अब भी ढाक के 3 पार। अब भी सुशांत की मौत सस्पेंस बनी हुई है। बड़े सपने थे, चांद तारों का सपना देखने वाला सुशांत था, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ये तमाम चीजें हम लोगों को पहले ही से विश्वास था। अब वो लगता है कि वो जिस तरह की चीजें सामने आ रहे हैं, तो इससे ये स्पष्ट होते जा रहा है कि वो सुसाइड नहीं, उसकी हत्या हुई है और जांच से हर कुछ सामने आ जाएगा। यह आशा उम्मीद जगी है कि सीबीआई जांच करेगी तो हर कुछ साफ हो जाएगा। सुशांत का परिवार अब भी उनकी खुदकुशी को हजम नहीं कर पा रहा। अब भी सुशांत का परिवार इसे हत्या करार दे रहा है। तो फिर सवाल ये कि अगर सुशांत की हत्या हुई है तो इसके पीछे किसका हाथ है? वो कौन है जिसने सुशांत को मार डाला? वो कौन है जो इस केस की जांच की दिशा और दशा बदलना चाहता है? इन तमाम सवालों के बीच प्रवर्तन निदेशालय सुशांत और रिया के बैंक अकाउंट की छानबीन कर रही है। सुशांत की मौत में पैसों का क्या खेल है, इसकी जानकारी जुटा रही है। लिहाजा शुक्रवार को ईडी ने सुशांत के करीबी दीपेश सावंत को पूछताछ के लिए बुलाया। दीपेश सुशांत का सारा निजी काम देखा करते थे। दीपेश दवाइयां लाना, खाना देना और शूट पर सुशांत के साथ रहते थे। प्रवर्तन निदेशालय सुशांत केस से जुड़े हर शख्स से पूछताछ कर रहा है, लेकिन ईडी की माने तो मुंबई पुलिस उसे सहयोग नहीं कर रही। जी हां, एक बार फिर मुंबई पुलिस पर इस केस में दूसरी एजेंसियों को मदद न देने का आरोप लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को मामले की जांच के लिए सुशांत के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की जरूरत है। रिया, उनके भाई शोविक के बयानों के आधार पर फोन की जांच जरूरी है। ईडी ने मुंबई पुलिस को फोन के लिए 4 बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक न फोन दिया और न ही चिट्ठी का जवाब। सुशांत के मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य है, वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहाँ बैठकर आप दर दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, उनके पिताजी के साथ है, उनके बहनों के साथ है, सबके साथ है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में
अब यह बात सामने आई है कि सुशांत का फ़ोन पुलिस ने अपने पास 24 दिनों तक रखा था, फॉरेंसिक लैब में उसे नहीं भेजा। क्या कारण थे अपने पास रखने के? महाराष्ट्र सरकार सुशांत के फ़ोन के साथ 24 दिनों तक क्या करना चाहती थी? महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियां भले ही सुशांत को न्याय दिलाने की बात कर रही हों, लेकिन अवैध लेन देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय की माने तो मुंबई पुलिस उसे जरा भी सहयोग नहीं कर रही। उधर इस मामले में सीबीआई ने जिन रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है, उनके कॉल रिकॉर्ड से रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब पता चला है कि रिया ने 14 जून को एक नंबर पर कई घंटों तक बात की थी, जबकि रिया ने सुशांत और उसके साथ रहने वालों को एक बार भी फोन नहीं किया। जांच एजेंसियों को शक है कि शायद रिया ने उन लोगों को व्हाट्सएप कॉल किए होंगे। रिया को भी किसी ने फोन किया जिससे काफी देर तक उनकी बातचीत हुई। तो आपको बता दें कि 14 जून को ही सुशांत की मौत हुई थी। We demand CBI for Sushant Singh Rajput. We demand justice for Sushant Singh Rajput. And not only we, the entire nation demands CBI for Sushant Singh Rajput and justice for Sushant Singh Rajput. रोज होते नए नए खुलासे और मुंबई पुलिस पर उठते सवालों के बीच अब हिंदी सिनेमा के नामचीन सितारे भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे हैं। परिणीति चोपड़ा से लेकर वरुण धवन तक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने 15 अगस्त को सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर रखी है। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील भी की है। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि सुशांत के लिए रखी गई 24 घंटे की ग्लोबल प्रार्थना सभा में हमारे साथ शिरकत करें, ताकि सच सामने आ सके और हम सुशांत को न्याय दिला सकें। सुशांत सिंह मौत मामले में उनका परिवार रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार मानता है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया, साथ ही सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम फैसले पर टिकी हुई हैं कि क्या सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी? क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? और अब बात चीन के गरीबों पर जल विस्फोट की। चीन अपने पड़ोसियों पर धौंस जमाता है, ये सबको पता है। चीन जमीन की भूख शांत करने के लिए हद से गुजर जाता है, ये भी सबको पता है। लेकिन शायद ही किसी को ये पता होगा कि चीन की सरकार अपने ही देश के गरीबों को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए गरीबों की बलि दे रही है। इसके लिए शी जिनपिंग सैलाब का रुख उन इलाकों की ओर मोड़ रहे हैं जहां गरीबों की आबादी सबसे ज्यादा है। चीन में सदी की सबसे बड़ी बाढ़। सैलाब से सिसक रहा है चीन। We just built a new farmhouse before the flooding. I can't believe it's all gone. Right now we have to sleep at different places. लाखों लोग हो चुके हैं बेघर।他们50年的野味只有野味有威严，如果你不加固，你不去。 लेकिन चीन सरकार ने सैलाब को बनाया हथियार। अपने ही नागरिकों की जल समाधि बना रहा है चीन। चीन पर सैलाब का सितम हर साल टूटता है। हर साल चीन के दक्षिण और मध्य के इलाके में भयानक बाढ़ आती है, लेकिन इस बार चीन में ऐसी बाढ़ आई हुई है जो आज तक नहीं देखी गई थी।
चीन सरकार का ही मानना है कि ये पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ है, जिसमें चीन बर्बाद हो गया है। People are afraid of leaving their house as there's a landslide near the back of the house, which is also flooded. The most urgent thing is to help downtown merchants save their inventory. Then we will disinfect the flood-hit areas since we're still finding the coronavirus. चीन में इस साल आई बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर ही रूह कांप उठती है। ऐसा लगता है कि मानो चीन पर कयामत ही टूट पड़ी। चीन में बाढ़ ने किस तरह की तबाही मचाई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन का सबसे बड़ा बांध पानी के दबाव के चलते टूट चुका है। चीन में हालात इतने खराब हैं कि आने वाले दिनों में वहां पर भूखमरी फैल सकती है और चीन की अर्थव्यवस्था भी सैलाब के चलते धीरे धीरे तबाह हो रही है। और ऐसे हालात में जहां जनता को सरकार की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां चीन की सरकार अपने ही नागरिकों को तबाह करने पर तुली हुई है। चीन की सरकार अपने गरीब नागरिकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। चीन की गरीब आबादी पर इस साल दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कुदरत का कहर टूटा है, तो दूसरी ओर शी जिनपिंग की सरकार का। बाढ़ से बेहाल चीन में सरकार ने अब एक ऐसी पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे बाढ़ की सबसे ज्यादा मार गरीब जनता पर पड़ रही है। सरकार चुन चुन कर उन इलाकों को सैलाब में डुबो रही है जहां देश की गरीब आबादी रहती है। इसके लिए चीन सरकार सैलाब का रुख मोड़ रही है। उफनती नदियों का रुख बदला जा रहा है और सैलाब को गरीबों के रिहायशी इलाकों में भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, उफनती नदियों का रुख भी ग्रामीण इलाकों में मोड़ा जा रहा है और बांध से पानी भी उन गरीबी प्रभावित इलाकों में छोड़ा जा रहा है। बाढ़ को लेकर चीन की इस पॉलिसी को देखकर यही कहा जाएगा कि चीन सरकार अब गरीबी मिटाओ की जगह गरीब मिटाओ अभियान पर काम कर रही है। उसका मकसद देश के गरीबों को ही खत्म कर देना है। बाढ़ का पानी है उसे गरीब और ग्रामीण इलाकों में डाइवर्ट कर दे रहा है और जिसकी की वजह से उन जो गरीब और ग्रामीण इलाके हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में आ जा रहे हैं और जिससे कि सैकड़ों जो है ग्रामीणों की जान चली जाती है। सवाल ये उठता है कि चीन सरकार देश के गरीबों के साथ ऐसी हैवानियत भरी हरकत क्यों कर रही है? तो इसका जवाब है चीन की सुपर पावर बनने की सनक। चीन गरीबों को डुबाकर अमीरों को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। चीन सरकार बाढ़ से शहरी इलाकों को बचा रही है, कारखानों को बाढ़ से बचाया जा रहा है और उद्योगपतियों का नुकसान ना हो इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। साथ ही सरकार उन लोगों को बचा रही है जो पार्टी को चंदा देते हैं और अमीर लोगों को राहत दी जा रही है। चीन सरकार अपनी इस करतूत के जरिए एक तरफ तो अमीरों को बचाने के लिए देश के गरीबों को बर्बाद कर रही है, दूसरी ओर वो उन उद्योगपतियों को बचा रही है जो पार्टी को चंदा देते हैं। इससे साफ है कि चीन सरकार अब पूरी तरह से उद्योगपतियों के रिमोट कंट्रोल से चलने लगी और देश के उद्योगपतियों को बचाने के लिए सरकार गरीबों की बलि ले रही है। इसकी जो नीतियां हैं वो ऐसा लगता है कि वो उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए ही बन रही हैं और चाइना ने जब अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 1979 के बाद से जो शुरू किया उसके बाद से तो चाइना पूरी तरीके से धनी लोगों को बचाने में लग गया है। चीन सरकार ने अपनी इस करतूत को अंजाम देने के लिए इसे राष्ट्रवाद का मुखौटा भी पहना दिया। जिन इलाकों को बाढ़ में डुबाया जा रहा है वहां सरकार की ओर से ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ के लोग देश की तरक्की के लिए त्याग कर रहे हैं। इन इलाकों में चीन की सत्ताधारी पार्टी के लोग एक अभियान चलाकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि उनके इलाके में बाढ़ का पानी इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि देश के विकास का पहिया ना रुके। चीन सरकार के इस बरगलाने वाले प्रचार के खिलाफ अब चीन में भी उंगलियां उठने लगी हैं। चीन की सोशल मीडिया पर सरकार की इस नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। The anchor then praised Anhui people for saving the country by sacrificing their homes and property. The idea that villagers are sacrificing for the greater good is an idea that's been repeated in Chinese state-run media. चीन सरकार देश की गरीब और भोली भाली जनता को कुर्बान करके अमीरों और उद्योगपतियों को किस तरह
फायदा पहुंचा रही है, इसका नमूना कुछ दिनों पहले ही देखने में आया, जब चीन सरकार ने एक ऐसे इलाके को पानी में डुबो दिया जहां ना तो बारिश हो रही थी और ना ही कोई नदी उफान पर थी। चीन सरकार के जालिमाना हरकत का शिकार हुआ पूर्वी चीन का मेनगवा नाम का इलाका, जो बेहद गरीब है। मेनगवा इस साल चीन में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में बारिश हुई ही नहीं। ये जगह बिना बारिश हुए ही बाढ़ प्रभावित हो गई, क्योंकि चीन सरकार ने यहाँ 3,750 लाख क्यूबिक मीटर पानी छोड़ दिया। यह पानी चीन के वांजिया बांध से छोड़ा गया। इस तरह चीन ने मेनगवा को डुबाकर अपने औद्योगिक इलाकों को बचा लिया। चीन सरकार की इस नीति पर चीन के लोग बेहद नाराज भी हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बाढ़ रोकने का यही तरीका है तो सरकार को पहले बाढ़ का पानी अपने नेताओं के इलाके में भेजना चाहिए। I wonder if Xi Jinping has to open his door and let the flood enter his house. Now, it's difficult to get news like this out of China. Because these are not major cities, the main information comes from Chinese state-run media, which is why mainstream media often end up reporting on how many people have been evacuated or saved by the Chinese government. हैरानी की बात यह है कि चीन सरकार इस हैवानियत को जायज भी ठहराती है और उसकी दलील है कि देश के लिए जरूरी है। चीन सरकार के नुमाइंदे और चीन के अफसर इस हरकत को जायज ठहराने के लिए तरह तरह की दलीलें पेश करते हैं। बाढ़ का पानी जिन इलाकों में छोड़ा जा रहा है, वहां के लोग एक बड़े मकसद को कामयाब बनाने के लिए त्याग कर रहे हैं और सरकार को उनके त्याग पर गर्व है। जनता सरकार की जरूरत समझती है और ऐसा करना न्याय संगत है कि ये जो बाढ़ का पानी डाइवर्ट करके धनी लोगों को और उनकी संपत्ति को बचाया जाता है, वहाँ के औद्योगिक इलाकों को बचा लिया जाता है और गरीब चूँकि वहाँ की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए उनके जीवन को नष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये चाइना का जो है बेहद शोषणकारी अमानवीय चेहरा है। चीन सरकार की ये हरकत गरीबों पर सीधा सीधा जुल्म है, लेकिन गरीब जनता पर शी जिनपिंग के जुल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमीरों को बचाने के लिए जिन लोगों को बाढ़ में डुबाया जा रहा है, उन्हें सरकार शायद पूरी तरह से ही खत्म कर देना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने इनके लिए कई सख्त नियम भी बनाए।